हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्रेंड्स। देखिए आज का जो सेशन है बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्जाम मार्च 2024 में लिया जाएगा फ्रेंड्स। उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से, जी हाँ फ्रेंड्स, विश्व के इतिहास से, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से, विश्व के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग जल्दी से प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बीपीएससी टी 3.0 के दृष्टिकोण से। इसीलिए सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। देखिए 3 से 4 घंटा मैंने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया है इस सेशन को तैयार करने में। सो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी लोग किसी भी एक ग्रुप में फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। देखिए आंसर सभी लोगों को कमेंट करते चलना है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। देखिए ये प्रश्न पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल एवं स्पेन। और आपको पता भी है फ्रेंड्स कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था और एक अमेरिगो वेस्पुसी नामक जो इटली का यात्री था, उसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन का एक निवासी था मैगलन, जिसने जो है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। पहला व्यक्ति था मैगलन, उसी ने प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया था मैगलन। ये प्रश्न बनता भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो फ्रेंड्स ये मैगलन था। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो ये जो बोस्टन टी पार्टी है, बोस्टन की चाय पार्टी इसको कहते हैं, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था, ठीक है ना, जो 1773 ईस्वी को हुई थी। और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का नायक अगर पूछा जाएगा कि बोस्टन टी पार्टी का जो घटना था इसका नायक कौन था, तो फ्रेंड्स ये सैमुअल एडम्स था। कौन था, याद रखेंगे, सैमुअल एडम्स था। सैमुअल एडम्स था। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसे भी आप ध्यान रखिएगा। 1773 राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का यह तत्कालिक कारण था बोस्टन की टी पार्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास कराया हुआ है। 1992 से लेकर के पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था, वहाँ तक जितने भी बीपीएससी के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने 3 घंटे के मैराथन सेशन में कवर कराया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस भी वैसे ही मैंने कवर कराया हुआ है, ज्योग्राफी कराया हुआ है, एनशिएंट हिस्ट्री कराया है, मेडाइवल कराया है, बिहार का हिस्ट्री कराया हुआ है, एनसीईआरटी का मैंने आपको साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ मैंने आपको कवर कराया हुआ है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है।
और जहां पर आप कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आप देखिए ऊपर में भी मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखा था, तो फ्रेंड्स इसको थॉमस जेफरसन ने लिखा था। थॉमस जेफरसन ने लिखा था और यह जो मसौदा था 5 सदस्यीय समिति ने तैयार किया था और इसको लिखा था थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन के द्वारा यह लिखा गया था, ध्यान रखेंगे, और इसे 1776 में अपनाया भी गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। अब बात आती है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट हो गया किसके शासनकाल में हुई थी, तो लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना। लुई 16वें के शासनकाल में जो है फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, ठीक है ना। और उस समय फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था थी, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है, तो लुई 14वां का है। लुई 14वां का स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना होगा। चले, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी जो थे इसमें आपके वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इन सब का सर्वाधिक योगदान था। तो यहाँ पर देखिए रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, जो भी मैंने नाम बताया है यहाँ पर तीनों नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी का काल था। तो फ्रेंड्स यह किस प्रकार की समस्या थी, ग्रेट डिप्रेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, यह घटना जो है यह विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, यानी कि यह आर्थिक समस्या है। 1929 में जो महामंदी का काल था, आपको भी याद होगा उस समय, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आर्थिक समस्या थी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर के जो आपके 8-10 प्रश्न हैं ये पिछले बार बीपीएससी TRE 2.0 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप रिवीजन कर लीजिए। और बहुत सारे नए प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न मैंने आपके लिए नया प्रश्न इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, लेनिन के द्वारा मांग की गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है। अप्रैल थीसिस जो कहलाती है ये क्या है, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अप्रैल थीसिस क्या है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लेनिन की अप्रैल थीसिस से, तो सबसे पहले तो प्रश्न बनेगा कि अप्रैल थीसिस, ठीक है ना। क्या प्रश्न बनेगा कि अप्रैल थीसिस जो है यह किसका है, तो लेनिन का है, याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त होना चाहिए। उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, मतलब रूस की क्रांति तो 1917 में हुई थी, ठीक है ना। और 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किन्हीं में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड 1804, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार किया था जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है, और नेपोलियन का कोड यह कहा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से हम आंसर की बात करते हैं तो यह संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1804 की जो नागरिक संहिता है नेपोलियन का, उसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, और यह मूल रूप से कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित करता है, और यह संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा भी देता है। और इस अधिनियम ने जन्म के आधार पर सभी जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं नेपोलियन से संबंधित, तो आगे आपको नेपोलियन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर करा दूंगा, क्वेश्चन के रूप में मैंने रखा भी हुआ है।
चलिए एक बार सेशन लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। चलिए कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? चलिए आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो चाइना में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया था? यंग इटली और यंग यूरोप दोनों याद रखेंगे, ठीक है ना, यंग इटली और यंग यूरोप। चलिए बताइए, यंग इटली की स्थापना 1831 में, याद रखेंगे 1831 में यंग इटली की स्थापना जोसेफ मैजिनी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मैजिनी ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर के यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो फ्रेंड्स यह किया गया था किसमें? तो फ्रेंड्स यह केलॉग ब्रियंट पैक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। केलॉग ब्रियंट पैक्ट जो था ना, यह पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिस पर पेरिस में, कहाँ पर? पेरिस में जो है 27 अगस्त 1928 को, 27 अगस्त 1928 को जो है 15 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। कहाँ पर? तो पेरिस में। केलॉग ब्रियंट पैक्ट याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द जो है यह किसे इंगित करता है? बताइए। तो फ्रेंड्स उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? बताइए। यूएनओ की बात करते हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना। इसमें 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये हुआ था कब, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था ना, ये हुआ था आपका कब? तो 1944 में हुआ था। कब हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन? तो फ्रेंड्स यह 1944 में हुआ था और 44 देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में शामिल भी हुए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आर्थिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक ऐसी प्रणाली पर सहमत होना था जो देशों को युद्ध की तबाही से उबारने और दीर्घकालिक वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह उसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर देखिएगा एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और एक प्रश्न भी बनता है कि ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है? तो ये आगे प्रश्न आपको मिलेगा, मैं आपको करा दूंगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना जो है यह कब हुई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना जो है ये हुई थी कब? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए 1948 हो जाएगा, ठीक है ना, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 1948 दिया गया, कहीं आपको 1949 भी मिल जाता है ना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के कारक जो हैं उसमें सहायक की भूमिका, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकियाँ थी, बहुत सारे उस समय विकास भी हुए थे, जैसे कि स्पेनिंग जेनी का, ठीक है ना, उसके बाद फ्लाइंग शटल का, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद व्यापार पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया था, कृषि क्रांति थी उस समय। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे की बात को की जा रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है ना, द हेग में है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो देखिए 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच, कहीं कहीं 17वीं भी मिलेगा। ठीक है ना, तो आप घबराइए मत, 14वीं से 17वीं या फिर 16वीं कहिए, इस सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए 14वीं से 16वीं शताब्दी दिया भी गया है। ठीक है, अच्छा पुनर्जागरण के संबंध में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि पुनर्जागरण का प्रारंभ पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी। इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ इटली के फ्लोरेंस नगर में। ठीक है ना, चलिए इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी। क्लियर, फिर से मैं लिख देता हूँ इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इटली का जो महान कवि था दांते, इटली का महान कवि दांते जो था, इसी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए आगे आपको मिलेगा। ठीक है ना, और भी पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कराते चलूँगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था। माइकल एंजेलो जो था ये कौन था। माइकल एंजेलो का नाम आपको याद रखना है, यह एक प्रसिद्ध चित्रकार था। क्या था, चित्रकार था। और एंजेलो की दो कृतियां हैं, इनकी दो कृतियां बड़ा महत्वपूर्ण है। द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ द लास्ट जजमेंट पूछा जाएगा किसकी कृति है, तो ये माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है ना, एक और मैं बता रहा हूँ, द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन, ये किसकी कृति है, तो ये भी आपको माइकल एंजेलो की है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ये दो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये किसकी दो चित्रकारी है, तो ये लियोनार्डो द विंची की है। ठीक है ना, याद रखिएगा लियोनार्डो द विंची की है। और देखिए फ्रेंड्स, राफेल एक नाम का चित्रकार था, राफेल नाम का। तो ये जो है राफेल, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र। ठीक है ना, तो मैडोना का चित्र भी आप याद रखिएगा किसकी है, मैडोना की चित्र। मैडोना की चित्र जो है ये राफेल की है। क्लियर, तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनते चलिएगा, 4-5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ये किया था किसने, जॉन के ने किया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार, तो स्पिनिंग म्यूल का ये आधा मौ है, म्यूल का आविष्कार किसने किया, क्रॉम्पटन ने किया था। किसने किया था, क्रॉम्पटन ने किया था, क्रॉम्पटन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद सेफ्टी लैंप हैम्फ्री डेवी का था। उसके बाद स्पिनिंग जेनी पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा पानी की शक्ति से चालित स्पिनिंग जेनी, उसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। यहाँ पर देखिए आर्कराइट है। और एक स्पिनिंग जेनी सिर्फ पूछेगा तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। करेक्ट आंसर इसका 1829 हो जाएगा। 1829 है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध पुस्तक है एडम स्मिथ की। ठीक है ना, किसकी पुस्तक है यह, एडम स्मिथ की पुस्तक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी यानी कि सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी। ठीक है ना, बताइएगा किसने लिखा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी सेकंड डिस्कोर्स जो है ये किसकी है, तो फ्रेंड्स यह रूसो की है। किसकी है, रूसो की है। रूसो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो की।
ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है एक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपका रूसो की रचना है, याद रखिएगा। आगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, तो क्या आप बताएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? चलिए आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है ये किस द्वीप पर हुआ था? इसका जन्म 1769 में हुआ था, ठीक है ना। 1769 में इसका जन्म जो है कोर्सिका द्वीप पर हुआ था, ठीक है ना, कोर्सिका द्वीप पर। तो यहाँ पर देखिए कोर्सिका द्वीप हुआ। और इसकी मृत्यु पूछा जाएगा कहाँ हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो है सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी, जहाँ पर 1815 का जब वाटरलू का युद्ध था उसमें इसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहाँ पर 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। ये भी प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, ये भी प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये जो पुस्तक है यह पुस्तक है किसकी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, यह पुस्तक किसकी है? तो फ्रेंड्स यह पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो है यह पुस्तक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है? बताइए। तो यह पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू की। ये प्रश्न बार बार हो सकता है रिपीट हो जाए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? तो आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है सन यात सेन को। किसको माना जाता है? सन यात सेन को माना जाता है, ठीक है ना। और ये 1911 में हुई थी जो चीनी क्रांति, इसके नायक थे। इनको चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और देखिए 1912 में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किया था। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे सन यात सेन ने किया था, ठीक है ना। ये सब प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सन यात सेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किया था किसका? तो फ्रेंड्स खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का। अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका का खोज किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मैगलन था। कौन था? मैगलन था। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अच्छा, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 1498 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान, या कभी कभी हिंदी में इस तरह से दिक्सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा? बताइए। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो ये सीखा अरबों से। अच्छा, अरबों ने किससे सीखा? तो अरबों ने सीखा चीनियों से। सबसे पहले चीनियों से सीखा अरबों ने, और फिर अरबों ने सिखा दिया यूरोप वासियों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? चलिए बताइएगा। यही प्रश्न मैं आपको उसी समय से बता रहा हूँ कि आपको कौन सा, कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मैगलन था। मैगलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में कब घटित हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति, या इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी हिंदी में कभी कभी लिख दिया जाएगा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। अंग्रेजी नाम है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, तो इसको इस तरह से भी याद रखेंगे। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति यह हुई थी कहाँ पर? तो इंग्लैंड में हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुई थी। 1688 में VVI क्वेश्चन है। और उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। अच्छा, एक 100 वर्षीय युद्ध हुआ है, 100 ईयर वार, ठीक है ना। ये हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। एक पूछा जाएगा कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ है? वार ऑफ रोजेज, ठीक है ना, ये इंग्लैंड में हुआ है।
तो ये सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, चले बताइएगा यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है टर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है ना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए तुर्की राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, ठीक है ना, चीन को। अच्छा, पित्त आतंक के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, पित्त आतंक के नाम से, तो ये जापान को संबोधित किया जाता है। पित्त आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप और यंग इटली, मैंने बताया था ना, इसकी स्थापना मैजिनी ने किया था, ठीक है ना, तो जोसेफ मैजिनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबाल्डी ने। किसने किया था लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी याद रखिएगा, इटली के एकीकरण की ये सारे लोग हैं, और इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजिनी को माना जाता है, ठीक है ना। और इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम शासक था ये प्रसा का, ठीक है ना। और 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये जो वर्साय में एक समारोह हुआ था वहीं पर इसको जर्मनी का शासक घोषित किया गया था। कब, तो 1871 में। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ पर प्रसा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है, सही, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट जो है ये मेटरनिख का है। किसका है, मेटरनिख का है। याद रखिए किसका है, मेटरनिख का है। अगला प्रश्न करेंगे कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कहाँ पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो है यह इंग्लैंड में हुआ था। 1838 में इसकी शुरुआत हुई थी चार्टिस्ट आंदोलन की, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना। और इंग्लैंड में हुआ था, और चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1838 में लंदन श्रमिक संघ ने इसकी शुरुआत किया था। लंदन श्रमिक संघ ने किया था, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रमिक वर्ग जो थे इनके द्वारा किया गया जो आंदोलन था चार्टिस्ट आंदोलन कहलाया। और देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं यह आंदोलन विश्व के श्रमिक वर्ग का पहला विशाल आंदोलन था। तो यहाँ पर इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, चलिए बताइएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, और यह राज्य राइन नदी के कुछ हिस्सों के आसपास में स्थित था। और नेपोलियन ने अपने विजयों के द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था, जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ, जिससे जर्मनी में एकता की भावना का प्रसार हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 1804 में जो है यह नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। 1804 में यह फ्रांस का सम्राट बना था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1804 में बना था। कब बना था, तो 1804 में बना था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी, और मैंने आपको बताया था डिस्कशन के दौरान कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स यह लुई 16वां था। लुई 16वां यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह किसकी रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह किसकी रचना है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह वॉल्टेयर की रचना है, ठीक है ना। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। कानून की आत्मा की रचना किसने किया था। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने किया था, ठीक है ना।
चलिए सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैं प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटे ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की, यानी कि नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने कब किया था। चलिए बताइएगा लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह किया था कब, 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था 1921 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो ये रूसो की रचना है, मैंने आपको बता ही दिया ये रूसो की रचना है, ठीक है। लेनिन की मृत्यु अगर पूछा जाए कब हुई थी तो 1924 में हुई थी और 1921 में इसने नई आर्थिक नीति लागू किया था, ठीक है। और आधुनिक रूस का निर्माता अगर पूछा जाएगा किसको कहा जाता है तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है, ठीक है, स्टालिन को कहा जाता है। अच्छा एक राइट्स ऑफ मैन है, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन अंग्रेजी में लिख देता हूँ। राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन की रचना है, टॉमस पेन की रचना है राइट्स ऑफ मैन, ठीक है ना। किसकी रचना है, टॉमस पेन की है, क्लियर। अच्छा मदर किसकी रचना है, मदर किसकी रचना, मदर पूछेगा किसकी रचना है तो ये मैक्सिम गोर्की की रचना है। गोर्की आप याद रखिएगा, मैक्सिम गोर्की की रचना है मदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है यह आपका लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, वार एंड पीस। उसके बाद देखिएगा कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइए। तो फ्रेंड्स ये लेनिन था, बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन, ठीक है ना। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, याद रखिएगा लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किया था ट्रास्टस्की ने, ठीक है ना, ट्रास्टस्की ने किया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। निहिलिस्ट आंदोलन शुरू कहाँ पर हुआ था, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स यह रसिया में हुआ था, रूस में निहिलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स यह कार्ल मार्क्स को माना जाता है, कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा कार्ल मार्क्स की रचना याद रखेंगे दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था, क्लियर ना। चलिए देखिए आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, अभी मैंने बताया था स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीन कैंप निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। मीन कैंप जो है यह किसकी आत्मकथा है। तो मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है फ्रेंड्स, यह हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप, या मेरा संघर्ष अगर हिंदी में आ जाए तो याद रखेंगे। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जो है यह माना जाता है जोसेफ मेज़नी को। और 1871 में इटली का एकीकरण काउंट कावूर ने किया था, काउंट कावूर ने किया था, ठीक है ना, काउंट कावूर ने किया था, काउंट कावूर ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। अच्छा हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे। तो हिंद चीन में आपका लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते थे। तो इसमें से देखिए कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो चूंकि ये तीनों हिंद चीन के अंतर्गत आते थे, यही 3 देश हिंद चीन में सम्मिलित थे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये नाम आपको याद रखना है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक को लिखा किसने है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है फान बोई चाउ ने, फान बोई चाउ ने लिखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था। चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यह हुआ था हिटलर के नेतृत्व में, हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1920 में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना किया था। 1920 में हिटलर ने नाजी दल या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है ना। चलिए तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, ठीक है। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप है, अंग्रेजी में इसको इस तरह से माई कैंप इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है,
याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर हिटलर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो मैंने शायद आपको बता ही दिया था कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था। किसने? क्रॉम्पटन ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वास्प इंजन की खोज किसने किया है। वास्प इंजन की खोज किसने किया था? तो वास्प इंजन की खोज जो है यह किया है किसने, बताइए? जेम्स वाट ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है। 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 44 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये कहा जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया। विश्व में सबसे पहले जो है भूमिगत रेल का उद्घाटन लंदन में किया गया था 10 फरवरी, 1 मिनट रुक जाइए, 10 जनवरी 1863 को। 10 जनवरी 1863 को, ये वाला आंसर सही है, 10 जनवरी 1863 को। चलिए उसके बाद देखिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, बताएंगे? राइट आंसर इसका क्या होगा? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स ये चीन में हुई थी, ठीक है ना, चीन में ही हुई थी, तो चीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि द लास्ट सपर किसकी कृति है। द लास्ट सपर जो है ये मैंने आपको बता ही दिया था कि द लास्ट सपर, मोनालिसा, ये किसकी कृति है? तो लियोनार्डो द विंची की कृति है। किसकी है? लियोनार्डो द विंची की है। द लास्ट सपर और मोनालिसा ये दोनों याद रखेंगे। मोनालिसा ये लियोनार्डो द विंची की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है। तो ये दो कृतियां मैंने बताया था आपको कि किसकी है। तो फ्रेंड्स माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की है, ठीक है ना। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति, इटली के 3 कलाकार। इन तीनों कलाकार का नाम याद रखिएगा। एक तो आपका लियोनार्डो द विंची हो गया, एक माइकल एंजेलो हो गया, और ये आपका राफेल। ये तीनों पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और इन्होंने ही अपने चित्र के माध्यम से पुनर्जागरण की जो भावना थी ना उसको प्रसारित किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फॉल ऑफ द मैन ये माइकल एंजेलो की है और द लास्ट जजमेंट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह रचना है शेक्सपियर की। शेक्सपियर की रचना है रोमियो एंड जूलियट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन 1804 में फ्रांस का शासक बना था और इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1800 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न कि वाटरलू का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर देखिए एक युद्ध हुआ था, रुकिए, ट्राफल्गर का युद्ध, ठीक है ना। ये युद्ध हुआ था आपका 1805 में, ट्राफल्गर का युद्ध। ये हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और इसमें नेपोलियन पराजित हुआ था। इसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर, कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, जहाँ 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नेपोलियन की मृत्यु किस दिन हुई थी, किस द्वीप पर हुई थी। यहाँ द्वीप बना लीजिए, दिन हो गया है, टाइपिंग में रह है, किस द्वीप पर हुई थी। चलिए नेपोलियन की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी। दिन तो आपको मैंने बता ही दिया कि किस सन में 1821 में मृत्यु हुई थी और सेंट हेलेना द्वीप पर। क्लियर है। चलिए और इसका जन्म किस द्वीप पर हुआ था। तो जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर, और मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। इसकी स्थापना 1810 में इटली में हुआ था और इसका स्थापना किया था किसने, कार्बोनरी सोसाइटी का। तो फ्रेंड्स यह गिवर्टी किया था, गिवर्टी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक फेबियन सोसाइटी है, एक फेबियन सोसाइटी है, फेबियन सोसाइटी, ये आपको आगे मिल जाएगा। फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी, ठीक है ना। 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये आगे आपको प्रश्न मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि यह कथन किसका है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में दे दो।
यह स्टेटमेंट किसका है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। यह स्टेटमेंट किसका है? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है जोसेफ मैजिनी का है। जोसेफ मैजिनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ मैजिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जोसेफ मैजिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना किया था जोसेफ मैजिनी ने, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना आ गया ना, 1884 में हुई थी। कहाँ पर? लंदन में हुई थी फेबियन सोसाइटी की स्थापना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? शून्यवाद का जनक रूसी क्रांति से संबंधित है तुर्गनेव, ठीक है ना। शून्यवाद का जनक याद रखिएगा, शून्यवाद का जनक। चलिए एक अन्ना कैरोनीना है, यहां मैं लिखता हूं अन्ना कैरेनीना, ये रचना किसकी है? अच्छा, वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की है, और अन्ना कैरेनीना ये भी रचना जो है वार एंड पीस की ही है, लियो टोल्स्टॉय की है, ठीक है। अन्ना कैरोनीना के लेखक लियो टोल्स्टॉय है, वार एंड पीस के भी लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय ही है। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। इस प्रश्न को याद रखेंगे आप, हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था किसने? तो फ्रेंड्स जार निकोलस द्वितीय ने ये दिया था। और अभी मैंने हिटलर के बारे में आपको एक पॉइंट बताया था, आपको याद है क्या? मैंने बताया था ना कि हिटलर ने क्या कहा था? एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। चलो उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? वर्साई की संधि के बारे में आगे हम जानेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था, ठीक है ना, 1935 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, मैंने आपको बता दिया। और एक लीग ऑफ नेशन है, आगे आपको मिलेगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? चलिए आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र की बात करते हैं तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, और इसमें शामिल देश जो अन्य थे वो ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, हंगरी भी इसमें ऐड रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी थे शामिल, शामिल नहीं थे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी शामिल थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस इसमें शामिल थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी कब? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ, और ये युद्ध 1918 तक चला था। और इसका जो प्रमुख कारण था वो आपका क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। दोनों का तात्कालिक कारण आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो 1917 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका स्टेटमेंट है? तो फ्रेंड्स यह नारा जो है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है, किसका नारा है? तो फ्रेंड्स देखिए यह नारा जो है किसका है बताइए? लुई 14वां का है, लुई 14वां का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है, ठीक है ना। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किस आंदोलन का नारा है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस आंदोलन का नारा है? तो फ्रेंड्स देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों ने यह नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, रेड इंडियन पूछा जाएगा कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं?
तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, तो इसका प्रयोग रसिया में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, ये VVI क्वेश्चन है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग जो हो गया था, ये कौन सा देश हो गया था। तो फ्रेंड्स ये रसिया हो गया था। रूस जो है यह प्रथम विश्व युद्ध से 1917 में अलग हो गया था। और 1917 में हुई रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। ये भी प्रश्न बनता है। रूस का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो जार निकोलस द्वितीय था, जिसका स्टेटमेंट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। चलिए फ्रेंड्स, तो रसिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। अच्छा, वर्साई की संधि हुई थी कब, ये पहले इंपॉर्टेंट है। वर्साई की संधि हुई थी कब, तो फ्रेंड्स देखिए वर्साई की संधि जो है यह 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को हुई थी। ठीक है ना, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। और इसी संधि में दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण भी हुआ था। इसको आरोपित संधि के नाम से भी वर्साई की संधि को जाना जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्षति किसकी हुई थी, जर्मनी की हुई थी। भारी रकम चुकानी पड़ी थी जर्मनी को। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो फ्रेंड्स इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है ना। अच्छा, वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये आप मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिए। वैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे बड़ा योगदान था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ठीक है ना, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 1920 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, लीग ऑफ नेशन की स्थापना, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ये डेट भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कवर करा दिया आपको। प्लीज सेशन को लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स।